नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे साथ है हरिकेश्वर राम जी। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दलित नेता जो भी है, चाहे बहुजन नेता हो, वो अपने जाति के नेता रह जाते हैं और इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि वह केवल और केवल अपने जाति के नेता तक सीमित रह जाते हैं। मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि वह दलितों के नेता थे। दलितों के अधिकार के लिए वो जीवन भर लड़ते रहे। वो एक दलित नेता थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वे सभी समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन इस तरह का माहौल बनाया गया कि उनको एक सीमित दायरा में बांध के रखने की कोशिश की गई। वर्तमान समय में भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिससे दिखाया जाता है कि वो नेता सिर्फ अपने समाज के हैं, अपने जाति के हैं, लेकिन वो नेता सभी लोगों के लिए काम करते हैं और सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। आज हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी है, जिसमें महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, कृपया करके ध्यान से सुनिए। सर, आपसे सवाल, डॉक्टर अंबेडकर क्या सिर्फ दलित नेता हैं या सभी समाज के नेता हैं? डॉक्टर अंबेडकर की पहचान जी संविधान निर्माता के रूप में। जी। तो क्या संविधान सिर्फ दलितों के लिए लिखा गया है? वो तो सर्व समाज, सभी लोगों के लिए, देश के नागरिकों के लिए भारत का संविधान वो लिखा हुआ है और सब पर लागू है और सबके हित में है। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता थे, दलितों के हितैषी थे, उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दूसरा बात नहीं हो सकता है। और खासकर वैसे ही लोग कहते हैं जो जातिवादी होते हैं, जो जातिवाद से प्रेरित होते हैं, जातिवाद मन में कुंठा पाले रहते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह से बात किया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है ना दलितों के हितैषी थे, दलितों के लीडर थे। जबकि वास्तविकता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है पूरे देश का नेता थे और उनसे बड़ा कोई देश का लीडर नहीं था। सर, दलितों की बात महिलाओं की आती है, दलितों के बाद महिलाओं की अधिकार की बात आती है। बताया जाए सर कि जो महिलाएं आज तरक्की कर रही है, हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, इसमें डॉक्टर अंबेडकर का कितना योगदान? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर शुरू में जब कानून मंत्री थे तो उस समय आप देखेंगे कि जो संपत्ति का अधिकार हो महिलाओं के पास नहीं था। जो संपत्ति होता था पुरुषों के नाम पर होता था। अगर महिला, अगर कोई विधवा हो गई, उसका पति मर गया, तो समझिए कि एक तरह से उसको दुर्दिन देखना पड़ता था। हिंदू में भी, मुस्लिम में तो था, लेकिन हिंदू खासकर महिलाओं में उसका संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बात किया जवाहरलाल नेहरू से, कहा कि हम एक कानून लाना चाहते हैं, हम एक कानून बनाना चाहते हैं जिसमें संपत्ति का अधिकार जो है पुरुषों की तरह महिलाओं को भी रहे। तो अधिकार देने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छी बात है, आप लाइए। तो उन्होंने कानून लाया भी, लेकिन ऐसा हो गया क्योंकि ब्राह्मणवादी जो ताकतें थी, जो हिंदू धर्म के जो पोषक थे और हिंदू धर्मावलंबी थे, उनको लगा कि तो हिंदू धर्म के खिलाफ है। महिलाओं का बराबरी का दर्जा मिल रहा है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा। इस तरह से एक आंदोलन शुरू हो गया बहुत बड़ा, और अंत में ऐसा स्थिति हो गया कि जवाहरलाल नेहरू ने भी हाथ खींच लिया और वो विधेयक जो है संसद में गिर गया। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को बहुत अंदर से दुख हुआ कि मैंने तो नेहरू से बातचीत करके ही मान लेके लाया था, इसके बावजूद भी बात करके लाया था, उन्होंने तैयार भी हुए थे और अंत उन्होंने हाथ खींच लिया, जिसके कारण मान बिल वापस हो गया और मान ली हमारी मान ली की तरह से मेरी मानहानि हुआ। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन भी मार दिया। तो कहने का मतलब कि महिलाओं के लिए, वो सिर्फ SC के महिलाओं के लिए तो नहीं था, वो तो हिंदू धर्म के तमाम महिलाओं के लिए था। हिंदू कोड बिल में संशोधन के लिए मान लेके था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ दलितों को, महिलाओं के सबसे बड़ा काम किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि महिलाएं भी आज नहीं समझती हैं, क्योंकि आज की महिलाएं भी पुरुषों से गाइड होती हैं और पुरुष के दिमाग में जो जातिवादी मानसिकता होता है, पुरुषवादी दिमाग रहता है, उसी हिसाब से उस पर गाइड होती है, वही सोचती है, वही करती हैं। जी, अब हम वर्तमान परिस्थिति में आते हैं। कई नेता हमारे हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, लेकिन उनको दलित का टैग लगा के रख दिया। काशी राम जी है, मायावती जी है, रामविलास पासवान है, और भी कई नेता हैं। इन लोगों को क्यों एक दायरा में बांधा जाता है? रामविलास पासवान के लिए नाम लिया जाए तो उन्होंने सभी के लिए कुछ न कुछ किया है, पूरे देश के लिए कुछ किया है। साथ में काशी राम और मायावती की भी बात की जाए और अन्य
जो भी दलित नेता है पूरे समाज को लेकर चलते, लेकिन एक जाति बंधन में उनको जकड़ दिया जाता है। देखिए स्थिति ये है कि आप देखेंगे कोई भी अगर मंत्री बनता है जी, मुख्यमंत्री मान लीजिए बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, तो अपने जाति के लिए तो कुछ कानून नहीं बनाता है। कानून किसी जाति के लिए तो नहीं बनता है ना। नहीं। नियम चाहे उसका इम्प्लीमेंटेशन किसी जाति के लिए तो नहीं होता है। तो जो भी मालिक काम होगा सभी के लिए होगा। कानून बनेगा तो संविधान के हिसाब से बनेगा और सबके हित में होगा। ठीक है, तो उसमें जाति का सवाल कहाँ होता है, जाति का बात रहता नहीं है। लेकिन क्योंकि जिस जाति में पैदा होते हैं तो जातिवादी जो सिस्टम इतना खराब है कि नीचे क्लास में जन्म लिए लोग अगर कुछ भी करते हैं तो चूंकि स्वाभाविक है कि जो जाति में जितना निम्न जाति समझा गया है हिंदू धर्म के मुताबिक, तो उस जाति का ज्यादा समस्या रहता है। जो जितना नीचे है उसको उतना ज्यादा समस्या है। तो अगर आप उसमें पैदा होते हैं तो उस समस्याओं के बारे में जैसे ही आवाज आप उठाएंगे तो आप वो कह दीजिएगा कि जातिवादी है। अब वही आवाज, सेम आवाज अगर आप जिस जाति के हैं और उस जाति के समस्याओं का आवाज उठाएंगे तो आपको कहा जाएगा देखिए ये जाति का बात कर रहे हैं अपना। लेकिन वही आवाज कोई सवर्ण मालिक उठाएगा, कोई ब्राह्मण मालिक उठाएगा तो माना जाएगा बाप रे ये तो बहुत बड़ा मान लीजिए कि जो है महात्मा ही है। वही बात, सेम बात अगर दलितों की बात महात्मा गांधी ने कहा तो उनको कहा गया कि तो महात्मा है। दलितों की बात गांधी ने कहा तो भाई वो तो बहुत बड़ा थे। लेकिन जब अम्बेडकर जब करते हैं कि भाई दलितों की ये स्थिति खराब है, इसके लिए हमको लड़ना है, इसको न्याय दिलाना है, तो लोग कहते हैं कि ये जातिवादी है। तो ये चूंकि सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो जातिवाद की जो बुनियाद है, जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट का जो संरचना है, तो ये संरचना ही ऐसी बनी हुई है कि ये संरचना के रहते ये समझिए कि नीचे क्लास के लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण रहेगा जितना ऊपर रहेगा उतना उसको लाभ होगा, जो जितना नीचे रहेगा उसका उतना हानि होगा। अगर कुछ लोग मन में खोजता है कि हम तो अपने जाति को ये कर रहे हैं, जातिवादी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जाति को नीचे ढकेल रहे हैं। वह जाति के हित में हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा कुछ भी आप करेंगे, जातिवाद की बात कुछ भी करेंगे, जातीयता की बात कुछ करेंगे तो सीधा लाभ वो ब्राह्मणवादी सिस्टम को पहुंचाता है। तो यही वजह, क्योंकि वजह है कि आप क्योंकि जिस समाज से आए हैं और उस समाज के अगर ज्यादा प्रताड़ना है तो स्वाभाविक है कि आप उसका आवाज उठाएंगे। सर वर्तमान समय में देखिए कि लोकसभा का इलेक्शन है, यहाँ बिहार और यूपी में खास करके जाति पर लोग कहता है कि पूरा राजनीतिक जाति पर टिका हुआ है। देखिए बहुजन में तो कई नेता हैं, लेकिन बहुजन के नायक किसी भी जाति का एक ही नेता होता है। बहुजन एक ही नेता को मतलब अपनी जाति का जो हेड होता है उसी को मानता है। लालू प्रसाद यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मदन ये साहनी जी हो, चाहे अन्य कोई भी है, तो उसको एक ही को मानता है, क्योंकि उस जाति के और भी कई उस समाज के लोग नेता है उसको नहीं मानता है। और जिस भी पार्टी में वो जाते हैं ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सारा वोट जो है उसी पार्टी की तरफ जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग ईमानदारी देख के या कुछ और देख के, अपना सुख सुविधा देख के, देश के विकास देख के वोट करें? क्यों जाति पर लोग वोट कर रहे हैं? जाति पर लोग नहीं करते हैं। आपको याद होगा जी 1990 का उदाहरण, आज की बात ना बता दें उसमें भाई, तो 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने थे। तो उस समय लग रहा था कि सामाजिक न्याय का काम हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, सामाजिक न्याय की लालू जी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सभी जाति के लोगों ने आंख मूंद कर उनको सपोर्ट किया जी। ऐसा नहीं सिर्फ यादव किया। 90 से 95 तक जो भी उन्होंने जो आंदोलन चलाया, एक तरह से आंदोलन चलाया, सत्ता में रहते हुए भी आंदोलन चलाया ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, जातिवाद के खिलाफ में, है ना, सामंतवाद के खिलाफ में। तो उसका असर ये हुआ कि सभी लोगों ने उनको मदद किया और उनके साथ खड़ा रहा, सिर्फ यादव लोग खड़ा नहीं रहा। ठीक है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया, उसको लगा कि अब तो हम सत्ता पर बैठ गए, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब आंदोलन खत्म हुआ तो जाति शुरू हो गया। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जिस जाति का जब आंदोलन नहीं होगा, जिस जाति का नेता सबसे बड़ा रहेगा, बड़ा करने का मतलब है कि जो थोड़ा हाईलाइटेड ज्यादा हो और मालिक उसको थोड़ा सा स्वाभिमान दिखाई दे उसमें, कि लगे कि नहीं स्वाभिमानी पुरुष है, किसी से दबने वाला नहीं है और आंख में आंख डाल के बात करता है, हमारे जात का आदमी है,
तो उसको अपने स्वाभिमान के रूप में देखता है और उसके पीछे वो जाति के लोग हो जाते हैं। क्या वास्तविक में ऐसा ही है कि हाँ, वो एकदम अपना एकदम। स्वाभिमान के लिए लड़ता वो नेता? नहीं, जिसको दिखलाई देता है उसको लगा कि कौन सबसे ज्यादा स्वाभिमान के लिए मेरा लड़ रहा है, हाँ, जिसमें दिखलाई देगा वो और सबसे बड़ा लीडर जो दिखलाई देगा तो उस जाति के लोग उसके पीछे लामबंद हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, 1994 में बिहार में कुर्मी महारैली हुआ था। अच्छा, मालूम है कि कुर्मी महारैली का आयोजन करता कौन थे? उस आयोजन करने वालों में नीतीश कुमार कहीं नहीं थे, अच्छा, सतीश कुमार थे, सीपीआई के एमएलए थे। उन्होंने सारा इंतजाम किया था और नीतीश कुमार ये कह के नहीं जा रहे थे कि हम जात पात नहीं करते हैं, हम जाति के रैली में नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में लालू यादव के दबाव में वहां गए, ठीक है। लेकिन आज सतीश कुमार का कहना आप सुनते हैं, नीतीश कुमार का नाम सुनते क्यों? क्योंकि कुर्मी बिरादरी में नीतीश कुमार से ऊंचा कोई लीडर नहीं था। कुर्मी समाज को लगा कि तो मेरा स्वाभिमान है, सबसे बड़ा लीडर ये है। तो किसी भी तरह से अगर सबसे बड़ा लीडर के रूप में स्थापित जो हो जाएगा और सबको वही दिखलाई देगा तो लोग उसी के पीछे लामबंद होते हैं। इसे रामविलास जी के साथ यही हुआ, लालू जी के साथ यही हुआ, ठीक है। अब रामविलास जी के रहते हुए दूसरा कोई पासवान नहीं लीडर वाले हो जाता। उसी तरह से देखिए उसका बेटा को उनको मिल गया, लालू जी के बेटा को चिराग को मिल गया, क्या नाम तेजस्वी को मिल गया। तो अगर मान लीजिए आंदोलन नहीं होगा कि कोई एक ही चीज तोड़ेगा, आंदोलन। अगर आंदोलन इस तरह से हो जाए कि जात पात का सारा बात खत्म हो जाए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जैसे कोई तालाब, तो तालाब अगर गंदा होता है क्यों? तो पानी अस्थिर रहता है, बहता पानी गंदा होता है नहीं, ठीक है। तो दिमाग में जब दिमाग चलते रहेगा तो कब चलते रहेगा? जब आंदोलन होगा, आंदोलित रहेगा दिमाग, ये गलत है, ये सही है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आपको दिमाग काम कर रहा है, आंदोलन में समाज जुड़ा हुआ है, तब आपका सारा चीज ये गंदगी जो है आपके दिमाग से बाहर रहेगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही खत्म होगा ना तो फिर वे तालाब की तरह गंदा मालिक होने लगेगा। आखिरी सवाल सर, हाँ, लोकसभा की चुनाव होने वाली है, लोगों को क्या जाति पाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, पार्टी के आधार पे या कैंडिडेट के आधार पे वोट करना चाहिए? भारत की जनता को लोकतंत्र बचाने के लिए क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से कैंडिडेट के नाम पर वोट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो जो बड़ी पार्टियां हैं अपने आप को इस रूप में चुनाव में झोंकती है जैसे दो लोगों के बीच युद्ध हो रहा हो। तो युद्ध के जब स्थिति आती है तो आदमी पागलपन का शिकार हो जाता है। कहीं कैसे दंगा कैसे हो रहा है, दंगा हुआ तो दंगा में कोई बुद्धि लगाता ही नहीं। उसी तरह से जब युद्ध होगा, जिधर भाग रहा ना बाबू उधर भागेगा, बुद्धि नाम का खत्म हो गया। तो उसी तरह से युद्ध के रूप में लोग जानबूझ के, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जानबूझ के युद्ध के रूप में उसको पेश करती है ताकि लोग जो है ना अपना विवेक से, अपना बुद्धि से, शांतिपूर्ण तरीका से सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं करे और पागलपन की हद में जाकर जो है ना ये आओ की तरह बढ़ जाए। और मान लीजिए कि मान लीजिए कि होता है ना कि ज्यादा सड़ा हुआ आलू के बदले कम सड़ा हुआ आलू को जो चुनने के लिए बात हो जाए। ये मान लीजिए कि ये पॉलिटिकल पार्टियों का ये गेम होता है। इसलिए जबकि वास्तविकता ये कि समाज को शांतिपूर्ण तरीका से सोच विचार कर वोट करना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है अच्छी सरकार चुनने का, ठीक है, अच्छे कैंडिडेट चुनने का। और इसको मान लीजिए कि लोगों को ध्यान देना चाहिए, पार्टियों पर नहीं जाना चाहिए, ताकि पार्टी के लोग तो युद्ध की स्थिति पैदा करके आपका दिमाग को ही पागल बना देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।